हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, पिछले क्लास में जो मैंने छोड़ दिया था उसको आज एक दूसरे स्टाइल में पढ़ाने का कोशिश किए हैं। देखते हैं ये कहाँ तक सक्सेस होता है। तो चलिए, जो हम मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 1.2 में जो प्रश्न छोड़े थे उसको आज पूरा करते हैं। नंबर 5 का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। आइए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखिए, एक बात तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी धनात्मक संख्या जो 0 पर समाप्त हो वो 5 से विभाज्य होगा। इसलिए इसके गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 5 होना बहुत ही जरूरी होता है। चलिए अब हम इसको लिखते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज़ को देखते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लाइव क्लास आपको दे सकें अच्छी से बोर्ड पे। चलिए, हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो 0 पर समाप्त हो तो वह 5 से विभाज्य होता है। यानी 5 से विभाज्य होता है, 5 से कटता है। अब देखिए हमारा कंडीशन क्या बोल रहा है कि जो 6 के पावर n वो हमारा अंक 0 पर समाप्त होता है या नहीं। सवाल क्या बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुना 3 का पावर n या 2 का पावर n गुना 3 का पावर n। यहाँ 6 के पावर n, यहाँ 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है। अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 3 है। एक चीज़ तो हम जानते हैं, गणित का आधारभूत प्रमेय। इसलिए गणित के आधारभूत प्रमेय से यह गुणनखंड अद्वितीय है। ये जो 2 का पावर n और 3 का पावर n है, ये गुणनखंड अद्वितीय है। अब एक चीज़ तो हम यहाँ पे देखें कि जो इसका गुणनखंड यानी 5 नहीं आया है। यहाँ पे लिख देते हैं जो 6 के पावर n का गुणनखंड 5 नहीं आया है या आता है। अतः हम कह सकते हैं, 6 की पावर n किसी प्राकृत संख्या के लिए
अंक 0 यानी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। ये सवाल हमारा बनके रेडी है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। छठा सवाल क्या कह रहा है, नंबर 6 पे चलते हैं। सवाल बोल रहा है कि जो व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले संख्या क्या क्या दिया है। तो दिया गया संख्या लिखते हैं इसको। दिया गया संख्या क्या क्या दिया है। पहली संख्या को हम लिख लेते हैं। पहला संख्या हमारा दिया हुआ है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। अब देखिए जरा, इसमें 13 जो है ये कॉमन दिख रहा है हम लोग को। 13 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे 7 गुने 11, और ये जो कॉमन ले लिए हैं प्लस 1, यही लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए 13 इसका इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड है। क्या है, 13 इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ दिए गए संख्या का गुणनखंड 13 है, इसलिए संख्या 13 से विभाज्य है। इसलिए संख्या 13 से विभाज्य है। इसी प्रकार अब हम दूसरी संख्या को देखते हैं क्या है। दूसरी संख्या हमारा क्या है। दूसरी संख्या हमारा 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस 5। यहाँ पे भी देखिए, तो ये हमारा 5 जो है ना, ये कॉमन दिख रहा है हम लोग को। यहाँ पे 5 को कॉमन ले लेंगे। 7 गुने 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस 1, यही आएगा। यहाँ पे अब हम ये भी लिख सकते हैं इस प्रकार, ये 5 इसका अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए यह 5 से विभाज्य होगा। लिख दे रहे हैं, दिए गए संख्या का गुणनखंड 5 है, इसलिए संख्या 5 से विभाज्य होगा। अब देखिए जरा, दोनों क्या है, भाज्य संख्या है। अतः हम कह सकते हैं, अतः 7 गुना 13 गुना 13 प्लस 13 और संख्या 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। यही तो हमारा बोल रहा था क्वेश्चन। अब बिना गवाह लेट किए हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नंबर 7। देखिए सवाल बोल क्या रहा है
किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को मात्र 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो चलिए अब इसको भी हम लोग सोल्व करते हैं। मान लीजिए कि ये एक वृत्ताकार पथ है। यहाँ से चलना सोनिया प्रारंभ करता है और रवि भी यहाँ से प्रारंभ करता है, जबकि सोनिया द्वारा लगा समय, यहाँ पे देखिए सोल्व में लिखते हैं हम लोग सॉल्यूशन में, सोनिया द्वारा लगा समय बराबर लगा समय बराबर 18 मिनट, और वहीं से चलने वाला जो रवि भी यहीं से चलता है एक ही दिशा में, तो रवि द्वारा लगा समय बराबर 12 मिनट। अब देखिए एक ही स्थान पे मिलने के लिए इन लोगों को, मान लीजिए यहाँ पे मिलता है, तो इसके लिए हम लोग को एलसीएम निकालना होगा इन दोनों का। तो चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालते हैं 18 और 12 का। 18 को क्या लिख सकते हैं, 12 को क्या लिख सकते हैं? 18 का भी यहाँ पे गुणनखंड लिख लीजिए साइड में। 18 जैसे 2 9 18, 3 3 9, क्या लिखे यहाँ पे 2 गुना 3 गुना 3 यानी 2 गुना 3 का स्क्वायर। अब सेम देखिए 12 का भी यहाँ पे लिखिए 12 2 6 2 3 यानी कि 2 गुना 3 यानी 2 का स्क्वायर और 3। अब देखिए एलसीएम में क्या होता है, गुणनखंड विधि से जो निकालते हैं तो सबसे बड़ी घातों का गुणनफल ही हमारा एलसीएम होता है। यहाँ पे बड़ी घात क्या है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसका जो गुणनफल होगा वही हमारा एलसीएम होगा। देखिए 3 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर, एलसीएम इक्वल टू यहाँ पे 3 3 9 गुना 2 दूना 4 यानी कि 36। इसका एलसीएम हमारा 36 आया, यानी कि दोनों आदमी को एक ही स्थान पे मिलने के लिए 36 मिनट का समय लगेगा। यही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार ये 1.2 हमारा ख़त्म हो चुका है। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इससे भी अच्छे मेहनत करके आप लोग को अच्छे से अच्छे नॉलेज दे सकें। थैंक यू।